Hi everyone, welcome to Global Online. This is Ankita Sood. So पेपर 1 के फाइनल रिवीजन के लिए पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट यूनिट के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। ये सवाल बहुत ज़रूरी हैं एंड अपकमिंग एग्जामिनेशन में भी आपको एज इट इज़ देखने को मिल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमेशा की तरह हर एक क्वेश्चन के आंसर के साथ आपको इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन भी दी जाएगी ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स भी आसानी से क्लियर होते रहें। स्टूडेंट्स, पेपर 1 की तैयारी के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम एग्जाम के लेवल के हिसाब से और अपडेटेड पैटर्न के हिसाब से तैयारी करें। एंड इन सभी चीज़ों का ध्यान रखते हुए एक कंप्लीट कोर्स में लेकर आई हूँ जिसका न्यू बैच कमिंग मंडे से स्टार्ट होगा। इस बैच की सबसे खास बात यह है कि रोज आपको 2 से 3 लाइव लेक्चर्स मिलेंगे, जिससे पेपर से पहले आपका पूरा सिलेबस तो कवर होगा ही, साथ ही आपकी रिविजन के लिए हम मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करवाते हैं। एक स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड किया जाएगा जहां पर हर क्लास के साथ आपको पीडीएफ मिलती है, जिससे कि आपका नोट्स बनाने का समय भी आप बहुत ज्यादा बचा सकते हो। ये 2 नंबर्स आपको दे रही हूँ जिन पर व्हाट्सएप के थ्रू आप कांटेक्ट करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। साथ ही फ्री वीडियोस और मॉक टेस्ट के लिए ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड करिए। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में कोर्स का नाम लिखना है। यहाँ पर आप देखोगे कंटेंट पर जाते हैं, आपके सामने बायलिंगुअल हिंदी इंग्लिश सेपरेट कोर्सेज हैं। प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको सॉल्यूशन और एक्सप्लेनेशन के साथ मिल जाते हैं। यूनिट वाइज फोल्डर्स हैं ताकि आप किसी भी यूनिट को कभी भी रिवाइज कर सकें, किसी भी यूनिट से अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। लाइव क्लासेस भी आपको ऐप में जरूर मिल जाएंगी। तो ये ऐसा कोर्स है जो कि डेफिनेटली आपको पेपर 1 में 100 में से 80+ स्कोर करने में मदद कर सकता है। According to Indian National Ambient Air Quality Standards on Air Quality Index, that is AQI, value of 200 indicates the quality of air as what? सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें कहा है कि अगर हम एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें जो कि हर साल रिलीज किया जाता है, पूरे विश्व में एयर की क्या क्वालिटी चल रही है ये हमें बताता है। साथ ही एयर क्वालिटी इंडेक्स ये भी बताता है कि सबसे ज्यादा पॉल्यूशन कौन सी कंट्री में है, उस पर्टिकुलर कंट्री की कौन सी सिटी में सबसे ज्यादा पॉल्यूशन है, एयर की क्या क्वालिटी है। तो ये सब एयर क्वालिटी इंडेक्स हमें बताता है। तो इसमें कहा है कि इस इंडेक्स के हिसाब से अगर एयर क्वालिटी किसी कंट्री की 200 बताई जा रही है, इसका मतलब है कि वो वेरी पुअर होगी, मॉडरेट होगी, पुअर होगी या फिर सेटिस्फैक्टरी होगी। ओके, सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है मॉडरेट। 200 एयर क्वालिटी इंडेक्स में वैल्यू है, मतलब एयर क्वालिटी ना अच्छी है ना बुरी है, बिल्कुल बीच में जैसे है, जिसको कि आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। अब इसका एक करंट अफेयर का क्वेश्चन हमसे ये पूछा जा सकता है कि 2024 में एयर क्वालिटी इंडेक्स के रिजल्ट में इंडिया का कौन सा रैंक है, इंडिया किस नंबर पर आता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इंडिया का तीसरा रैंक इस लिस्ट में 2024 के डेटा के हिसाब से आया है, जिसमें उनका इंडेक्स क्वालिटी लेवल जो है वो 54.4 बताया गया है। ओके, एंड जैसे इस क्वेश्चन में अभी आप लोग देख रहे हो कि 200 एयर क्वालिटी इंडेक्स पूछा गया है, वैसे ही अगर आप लोगों से 0 से 50 के बीच में पूछा जाए, इसका मतलब है कि क्वालिटी गुड है। सेटिस्फैक्टरी होती है 51 से लेकर 100, मॉडरेट होती है 101 से 200 जिसको कंट्रोल किया जा सकता है आसानी से। पुअर एयर क्वालिटी होती है 200 से 300 के बीच में। बहुत खराब अगर कंडीशन किसी जगह की है तो उसको वेरी पुअर में यानी कि 301 से लेकर 400 के बीच में रेंज दी जाती है। एंड सेवियर यानी कि कंट्रोल नहीं हो सकता, बहुत ज्यादा क्वालिटी खराब है, तो उसकी रेंज होती है 401 से 500। एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स की रेंज कहां से कहां तक है, तो आंसर होना चाहिए 0 से लेकर के 500 तक। तो आई होप इस क्वेश्चन के साथ आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए हैं। What is the correct chronological order of sequence from older to newer of the following agreement, summit and protocols? Okay, so देखिए एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे प्रोटोकॉल्स बनाए गए हैं, एग्रीमेंट्स बनाए गए हैं जिनके नाम यहाँ पर दिए हैं। जैसे पेरिस एग्रीमेंट, पेरिस मैंने आपको बताया था, पेरिस का क्लाइमेट बहुत अच्छा होता है, तो पेरिस एग्रीमेंट को याद रखने के लिए आप रख सकते हो कि क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो एग्रीमेंट है दैट इज पेरिस एग्रीमेंट। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल और रियो समिट। रियो समिट का दूसरा नाम अर्थ समिट भी है। ओके, क्योटो प्रोटोकॉल आपका ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया है, एंड मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू ओजोन लेयर। लेकिन इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि सबसे पुराना इनमें से कौन सा है और सबसे नया कौन सा है, आपको उस हिसाब से ये अरेंज करने हैं। ओके, सो सबसे पहले देखिए स्टूडेंट्स, पेरिस एग्रीमेंट की हम बात करते हैं।
पेरिस एग्रीमेंट को 2015 में अडॉप्ट किया गया था, पेरिस में अडॉप्ट किया गया था, इसीलिए पेरिस एग्रीमेंट इसका नाम है। देन वी हैव मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये 1987 में था, 1987 में इसको अडॉप्ट किया गया था। एंड ज्यादा काम जो है इसका 1989 में स्टार्ट हो चुका था। क्योटो प्रोटोकॉल की अगर मैं बात करूं, सो क्योटो प्रोटोकॉल क्योटो जापान में अडॉप्ट किया गया था 1997 में। एंड असली काम इसका 2005 में से शुरू हुआ था। एंड अगर हम रियो समिट की बात करें, सो ये 1992 में स्टार्ट हुआ था। तो इस अकॉर्डिंग अगर आप लोग देखोगे तो सबसे ओल्डेस्ट कौन सा है, ओल्डेस्ट है बी, दैट इज मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। उसके बाद आ जाता है हमारे पास डी, दैट इज रियो समिट। देन वी हैव क्योटो प्रोटोकॉल एंड पेरिस एग्रीमेंट। इसको नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द एब्रिविएशन NMSHE in the context of climate action plan of government of India stands for what? So इसमें सिंपल सा क्वेश्चन है, NMSHE की फुल फॉर्म पूछी है, नेशनल मिशन ऑन सोलर हाइड्रो एनर्जी क्लाइमेट एक्शन प्लान से जुड़ा है, ठीक है, आसान हो जाएगा आंसर ढूंढना। नेशनल मिशन ऑन सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम, सो दिस इज द करेक्ट आंसर, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम। Which of the following is an ozone depleting substance? ओजोन क्षयकारी पदार्थ कौन सा है, मतलब कि ओजोन लेयर जो डिप्लीट होती जा रही है, पतली होती जा रही है, उसमें सबसे बड़ा रोल किसका है? सल्फर डाइऑक्साइड, मिथाइल क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड या मीथेन? तो इसका सही आंसर है मिथाइल क्लोराइड। एंड एग्जाम में इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा गया है पहले कि मिथाइल क्लोराइड इज एन ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस, ठीक है, एंड टू कंट्रोल और टू प्रोटेक्ट द ओजोन लेयर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज हैज स्टार्टेड, या इस तरीके से कुछ। तो आपको पता होना चाहिए कि ओजोन लेयर के लिए कौन सा प्रोटोकॉल है, अभी हमने डिस्कस किया। तो सेम चीजों को ऐसे घुमाकर पूछा जाता है। The share of renewable energy in the energy mix of our country sought to be achieved by 2030 is now what? ओके, हमारे देश में देखिए रीन्यूएबल एनर्जी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, बहुत ज्यादा यूज अभी करने की बात की जा रही है, नवीकरणीय ऊर्जा जो होती है। एंड इसमें बोला है कि इसका 2030 तक एक टारगेट सेट किया गया है जो हमें पूरा करना है। तो अभी अगर बात करें तो वो टारगेट कितना हो चुका है या कितना 2030 तक इसको पूरा करना है, तो सही आंसर है एटलीस्ट 50%। सो ये देखिए इंडियाज 5 पॉइंट प्लेज और पंचामृत एट COP26, ठीक है। सो COP26 के अंदर इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, एग्जाम के लिए जरूरी है। नेट जीरो, अब देखिए 50% बोला है 2030 तक और नेट जीरो करना है 2070 तक। टू इंक्रीज इट्स नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी कैपेसिटी 500 गीगावाट बाय 2030, ये क्वेश्चन भी आ चुका है एग्जाम में। इंक्रीज शेयर ऑफ रीन्यूएबल एनर्जी, ये सेम क्वेश्चन है, 50% बाय 2030। इकोनॉमी बाय 45% एंड रिड्यूस एमिशन बाय 1 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय 2030। तो ये जितनी भी स्टेटमेंट्स आपके सामने हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में एज इट इज आ सकती हैं। स्टूडेंट्स अगर ये सेशंस पसंद आ रहे हैं और चाहते हो कि मैं कंटिन्यू करूं, अगली यूनिट कौन सी चाहते हो ये भी कमेंट करके बता दीजिए। सो Which of the following sources of energy is not a form of solar power? चलो तो इसके आंसर से पहले एक होमवर्क क्वेश्चन देती हूँ, वैसे हमने पढ़ा है उसको बहुत बार। सोलर पावर के लिए अभी बहुत सारे प्रोटोकॉल्स बनाए जा रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा सोलर एनर्जी को यूज करो। तो मुझे ये बताइए कि इंडिया में 2023 के डेटा के हिसाब से कौन सा वो ऐसा स्टेट है जो कि सबसे ज्यादा लेवल पर सोलर एनर्जी का यूज कर रहा है? इस स्टेट का नाम मुझे कमेंट करके बताइए। नहीं पता है अगर नाम तो भी बता सकते हो, कि नहीं आता तो मैं कमेंट करके रिप्लाई कर दूंगी आप लोगों का, या फिर टेलीग्राम ग्रुप में उसका आंसर शेयर कर दूंगी, ठीक है। सो इस क्वेश्चन में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स ऑफ एनर्जी इज नॉट अ फॉर्म ऑफ सोलर पावर। सोलर पावर कौन सा नहीं है? टाइडल पावर, ज्वारीय शक्ति भी सोलर है, विंड पावर भी सोलर से काम करती है, जल विद्युत हाइड्रो पावर भी सोलर से काम करती है, बट कोल यहां पर इसका सही आंसर नहीं है। सो नॉट बोला था, इसलिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। फॉर्मेशन ऑफ फोटोकेमिकल स्मॉग इन्वॉल्व्स दी फॉलोइंग। फोटोकेमिकल स्मॉग के अंदर कौन कौन से केमिकल्स आते हैं? तो देखो स्टूडेंट्स, फोटोकेमिकल स्मॉग हो गया, एसिड रेन के अंदर कौन कौन से केमिकल्स होते हैं, या फिर आपका
ग्रीन हाउस गैसेस के नाम बताओ। ऐसे ऐसे केमिकल्स की लिस्ट आप लोगों ने बनाकर रखनी है, उसको बार बार पढ़ना है, तब जाकर एग्जाम तक याद रहेगी। ठीक है, सो फोटोकेमिकल स्मॉग की जब भी बात की जाती है, ठीक है, तो हम हमेशा सबसे पहले बात करते हैं वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कार्बन के बारे में। सो ए नहीं होता, कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल भी नहीं होता। तो देखो ए जहां जहां पर है, ऑप्शंस गलत हो गए, डायरेक्टली हम सही आंसर तक पहुंच गए। ठीक है, सनलाइट भी है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी है। मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड फोटोकेमिकल स्मॉग में नहीं होते। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल हजार्ड इज characterized by progressive occurrence and multi casuality? So इसमें देखिए बोला है कौन से प्राकृतिक खतरे की विशेषता प्रगतिशील घटना और बहु कारणता है। ऑटोमेटिकली ये फटाफट प्रगति भी करता है और बहु कारणता भी है, मल्टी कैजुअलिटी भी जिसके अंदर आती है। दोनों प्रॉपर्टीज के साथ सिर्फ और सिर्फ अर्थक्वेक एपिडेमिक होता है। ठीक है, सिर्फ एपिडेमिक होता है। अरेंज द फॉलोइंग रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। अच्छा स्टूडेंट्स एक चीज बताना चाहती हूँ, ये वाला क्वेश्चन जो मेरी 5000 प्लस एमसीक्यू वाली सीरीज है, अगर आपने वो ली है और आप उसमें से ये क्वेश्चन पढ़ रहे हो, तो गलती से इस क्वेश्चन का आंसर वहां पे अर्थक्वेक आ गया है, लेकिन सही आंसर एपिडेमिक है, इसको नोट कर लेना। ठीक है, अरेंज द फॉलोइंग रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर पोटेंशियल इन इंडिया। ओके, रीन्यूएबल सोर्सेस इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी कि बढ़ते क्रम में उसको हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहली बढ़ती ऊर्जा कौन सी है? सबसे पहले जियोथर्मल एनर्जी है, मतलब सबसे लोएस्ट पे जियोथर्मल है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है ना, तो लोएस्ट पर जियोथर्मल है। और आप लोगों को अगर ये नहीं पता चल रहा ना, तो इतना तो आप थोड़ा सा आइडिया इस क्वेश्चन में लगा सकते हो कि अभी ये बोला जा रहा है सबसे ज्यादा सोलर एनर्जी को यूज करो। ठीक है, तो सोलर एनर्जी हाईएस्ट होगी, तो ए आपका सही आंसर सबसे लास्ट में होगा, तो ए आ गया। उसके बाद बोला जा रहा है विंड एनर्जी, जैसे जो भी माइल्स वगैरह चलनी होती है उन सब में ज्यादा से ज्यादा विंड एनर्जी यूज करने का भी फोकस किया जा रहा है ताकि इलेक्ट्रिसिटी को बचाया जा सके, लेकिन वो सोलर एनर्जी से कम है। तो ए के बाद आपका सी आ गया। और सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया जियोथर्मल भूतापीय ऊर्जा, देन वी हैव बायोमास एनर्जी, उसके बाद विंड एनर्जी और सबसे ज्यादा सोलर एनर्जी। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है। आगे आपसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, स्टेटमेंट 1 बोलती है टोटल एब्सेंस ऑफ फ्लोराइड इन ड्रिंकिंग वाटर कॉजेज डेंटल केरीज, यानी कि पीने के पानी में फ्लोराइड की पूर्ण अनुपस्थिति दंत क्षय का कारण बन सकती है, दांत खराब या दांत में कुछ प्रॉब्लम ऐसा कुछ कर सकती है। ये इस क्वेश्चन में बोला है, स्टेटमेंट में बोला है, जो कि बिल्कुल सही है। सेकेंड स्टेटमेंट बोलती है विद प्रेजेंस ऑफ फ्लोराइड इन ड्रिंकिंग वाटर ऑल डेंटल प्रॉब्लम्स कैन बी अवॉइडेड। अब देखो ये दोनों स्टेटमेंट्स एक दूसरे से ऑपोजिट है। इसमें बोला जा रहा है सेकंड में कि अगर ऑपोजिट नहीं है, इसमें एब्सेंस था। ठीक है, ये प्रेजेंस है, ये वाली स्टेटमेंट सही है। इसमें बोलते हैं कि फ्लोराइड अगर ड्रिंकिंग वाटर में होता है तो दांत की सारी बीमारियों को सही कर दिया जा सकता है या पहले ही बचाया जा सकता है, उनको रोक दिया जा सकता है बीमारी होने से पहले। तो ये स्टेटमेंट गलत है। कुछ को कंट्रोल किया जा सकता है बट सबको नहीं, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट गलत है। इसी के साथ फिर सेशन को एंड करते हैं। मैं उम्मीद कर रही हूँ स्टूडेंट्स आपको सारे कॉन्सेप्ट्स भी समझ आ गए होंगे एंड जो भी एक्सप्लेनेशन मैंने दी है उसको भी आपने नोट जरूर कर लिया होगा। सेशन पसंद आया है, कंटिन्यू करना चाहते हो तो कमेंट जरूर कीजिए ताकि मैं भी मोटिवेटेड रहूं एंड अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस ढूंढ कर आप लोगों के लिए लाती रहूं। सो थैंक यू सो मच एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।